आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष द्वारा मचाए गए हंगामे के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में न आने की सलाह दी है और सांसदों के इस आचरण को संसद के इतिहास में एक काला धब्बा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों ने यहां पर प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया था, इसलिए मैंने उन्हें भाषण न देने की सलाह दी है। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना, ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीयत साफ हो तो उनके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? कारीगर हताश रहता था और एमएसएमई सेक्टर बंदी की कगार पर आ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया है। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में उसको प्रोत्साहित किया और आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को
5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। लखीमपुर खीरी की प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी पहुंचे और अटल सभागार पहुंचकर वहां मुख्य विकास अधिकारी ने स्वागत किया। वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बजट को आम जनता व डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इसे बताया और इस दौरान पत्रकारिता वार्ता भी की है। तो आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। 53 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 12,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय बजट में हुआ है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को पूरा करने में मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीबों को सशक्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पैसा आवंटित किया गया और बहुत सारे विभागों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धन की उपलब्धता को बढ़ाया गया है। जनपद को इस बजट में क्या हासिल हुआ? देखिए, प्रदेश को 4,26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उत्तर प्रदेश को, जब उत्तर प्रदेश में पैसा केंद्र सरकार का जब आता है तो बहुत सारी योजनाओं में पैसा लगाया जाता है और उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी 75 जनपदों को मिलता है। उम्मीद थी कि इस जिले को दिल्ली से जोड़ा जाएगा, क्या इस बजट में तो निराशा हुई, क्या आगे उम्मीद है? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ पे जो आवश्यकता होती है, अब प्रस्ताव अगर जाता है, आवश्यकता महसूस होती है तो निश्चित तौर पे बजट में प्रावधान किया जाता है। तो हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के सामने आए लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपी मोहम्मद फहीम उर्फ लाला खान को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सुमेरपुर प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल प्रशिक्षण करवाया। मेडिकल के दौरान आरोपी के साथ उसका चाचा पप्पू खान और अज्जू मियां मौजूद रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अज्जू मियां पहले भी लव जिहाद मामले में जेल जा चुका है और उसने अस्पताल में खुद को हिंदू नाम अजीत बताकर परिचय दिया था। मेडिकल के बाद पुलिस आरोपी को यहां पर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। खबर बिजनौर से है, जहां जिले में देर रात 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहला हादसा धामपुर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम पंप के पास हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पिता और पुत्र घायल हो गए हैं। दूसरा हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बारूकी के पास हुआ है। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिले में सड़क हादसा लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के बिजनौर कोतवाली रोड पर बरूकी फ्लाईओवर के पास 2 तेज रफ्तार बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, जिनमें बाइक सवार सभी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार के दौरान दोनों बाइक सवार चालकों को मृत घोषित कर दिया गया है तथा अन्य सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। परिवारीजनों को सूचना दे दी गई है तथा अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। तो तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के प्रवासी श्रमिकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो की है, जिससे सियासी बवाल जो है वो मच गया। मंत्री ने ऐसा बयान देकर एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र में 2 बनाम 3 भाषा का विवाद जो है वो खड़ा कर दिया। मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि उत्तर के लोग
लोगों को जिन्हें केवल हिंदी सीखी जाती है, दक्षिण राज्यों में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वे निम्न स्तर में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि तमिल वासियों को 2 भाषाएं नीति का लाभ मिलता है। वे अंग्रेजी सीखते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका या लंदन में नौकरियां प्राप्त करते हैं। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश की प्रगति में प्रवासी श्रमिकों का अहम योगदान रहता है और उन्हें इस तरीके की नीचता दिखाना अस्वीकार्य है। पार्टी ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार भाषा के नाम पर राजनीति कर रही है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति का उद्देश्य किसी एक भाषा को थोपना नहीं, बल्कि युवाओं को अधिक अवसर देना है। उनका कहना है कि डीएमके जानबूझकर भाषा के मुद्दे को भड़का रही है ताकि असली मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान हटकाया जा सके। वहीं डीएमके की ओर से मंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा गया कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि बयान का मकसद किसी समुदाय का अपमान करना नहीं, बल्कि 2 भाषा नीतियों के फायदा बताना है। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। तरह की बात डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका, कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को किस नजर से कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, जो डीएमके ने कहा है। और जो भी लोग, जो भी पार्टी इस तरह की भाषा यूज कर रहा है देश में, तो दक्षिण भारतीय लोग भी जाकर के गल्फ में काम करते हैं और जगह काम करते हैं। संविधान का किताब लेके घूमते हैं ना। संविधान में तो आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। और जो भी उत्तर भारत के लोग गए हैं वहां उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, ये काम किया। लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलाय है ना इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोग। जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां डीएमके के नेता करते हैं वो उनकी मानसिकता को बताता है, वो उनकी सोच को बताता है। हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं और एक व्यक्ति क्या कहता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तमिल काशी संगमम होता है, ऐतिहासिक होता है। तमिलनाडु के सारे हमारे युवा, बुजुर्ग, भाई बहन सब काशी आते हैं और एक बहुत ही अच्छे माहौल में होता है। डीएमके शुरू से पहले कभी श्रीलंका के नाम पर आग लगा के वोट पाते थे, अभी इस तरह की बकवास करके वोट पाते हैं। इन बातों से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएमके का इस बार तमिलनाडु में सफाया तय है। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। सुपौल में दिन दिहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने मवेशी व्यापारियों से 25 लाख रुपए की लूट की है। वार्ड नंबर 22 में बाइक सवार अपराधियों ने व्यापारियों की कनपट्टी पर हथियार तानकर यहां पर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग गए। पीड़ित व्यापारी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासी बताए जा रहे हैं और सुपौल में यहां पर मवेशी कारोबार करते थे। लूट की सूचना मिलने के बाद सदर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है यहां पर खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित व्यापारियों ने सदर थाना में लिखित शिकायत दी है और न्याय की गुहार यहां पर लगाई है। जी सर, हम आ रहे थे और आते हमारे पिस्टन बराबर में जिस वक्त था, पिस्टन हमारा लगा दिया। पिस्टन लगाते लगाते बैग हमारा तार के और मोटरसाइकिल के हमने पीछे रोल, जब आगे चले गए हमने रुका तारा। ये कहाँ पे घटना हुई? ये कौन सा बोलते हैं, वार्ड नंबर 22 है। 5 नंबर 22 में, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 22।
क्या कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सिंहेश्वर। यहाँ से बाहर के लोग हैं, रहते हैं यहाँ से करीब 10-12 साल से, वार्ड नंबर 18 में। जैसे ही वहाँ से निकले सुबह भोर में करीब 6 बजे के 38-40 मिनट पे, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, पल्सर गाड़ी थी, उन पे आकर के अपने हथियार हमारी कनपट्टी पे सटा दिए और बैग हमारे हाथ से ले लिया। पिट्ठू बैग था हमारे पास, उसमें पैसा था, वो सब निकाल करके और पिस्टल लहराते हुए निकल गए गाली गलौज कर। तो अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। नई बस्ती चौकी स्थित देव होटल में रह रहे प्रेमी जोड़े के बीच झगड़ा हो गया। विवाद के बाद जीशान नामक युवक ने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और फरार होटल मालिक की तलाश जारी है। 2 या 3 व्यक्ति लाए थे मसूदाबाद का, उन्होंने कुछ एड्रेस बताया था और मरीज जब आया है तब वो मृत था। उसका हम लोग ने ईसीजी कराया, ईसीजी 9 प्लेन आई, ब्रॉड डेड था मरीज जब यहाँ पे आया है। मतलब मेरे पास कॉल आई थी लड़की की इसी के नंबर से कि इतना कुछ कर लिया है, ये नहीं बताया था कि फांसी लगाई है। यहाँ पर आने के बाद ये बोल रही थी कि दौड़े पड़े थे इसे। जब पुलिस ने थोड़ा वो करा था तो बोल रही थी कि फांसी लगाई है इसने। और भी मतलब लोग थे इसके साथ में, लड़की के कायल के साथ में। तो गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड का मामला बेहद गंभीर है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं से यहाँ पर जो है जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चियां कोरियन शो या ऑनलाइन गेम से प्रभावित थीं। कानपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर VN त्रिपाठी ने कहा कि कॉमन स्क्रीन और इंटरनेट का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और खुलकर संवाद करें। देखिए, के लिए ये मोबाइल का अत्यधिक लत और वो घातक है। इसके लिए मैं केवल बच्चों को दोषी नहीं मानता हूँ, बच्चों और किशोरों को। इसमें हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं, माता पिता, संरक्षक हैं, और स्कूल का भी जो इधर कोरोना के बाद जो मोबाइल का हो गया। खबर मेरठ के थाना प्रतीक्षितगढ़ से है, जहां एक महिला ने पुलिसकर्मियों पर दबंगों के साथ मिलकर घर में घुसने, तोड़फोड़ करने और CCTV DVR जबरन ले जाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि 31 जनवरी 2026 की रात कुछ लोग उसके घर आए और खुद को पुलिस बताया। वह घर पर अकेली थी और महिला पुलिस की मौजूदगी की मांग की, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी। आरोप है कि उन्होंने हथौड़ी से यहां पर दरवाजे और दीवारें तोड़ी और CCTV की DVR ले गए। महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय, NHRC और पुलिस उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुई है। मजबूरन होकर उसने अब यहां पर SSP कार्यालय में फिर गुहार लगाई है। वो आते हैं कि पूछते हैं कि उन पर पहले मुकदमे थे, अब कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड का मोहम्मद हसीन का, उसके लिए आते, पूछताछ के लिए आते। मैंने कहा कि लेडीज पुलिस लेकर आओ, नहीं माने, कह रहे कि वो अंदर हैं। फिर मैंने बोला मैं गेट नहीं खोलूंगी, मैंने ताला, उन्होंने ताला तोड़ा। इन लोगों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो DVR निकाल के ले गए। मेरे पास उनके सब वीडियो है, वो ले गए कि मारपीट नो, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, बदतमीजी करी। नहीं तो बताओ कहाँ है। अब क्या किया था आपके हस्बैंड ने? अब तो कुछ भी नहीं करा, उन तो पहले ही है, उनके उसमें आते हैं जो पहले केस है। उनका मौजूद थे आपके हस्बैंड घर के अंदर? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे भी डर गए, मैं भी। गेट तोड़ा उन्होंने, तोड़ फोड़ करी, सारे में DVR निकाल के लेके। उनके खिलाफ मेरे पे वीडियो हैगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहे और बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।